हेलो गाइस, नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग। सभी का वेलकम है, सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल सेजी कॉम्पिटिटर्स और सब्जेक्ट चल रहा है छत्तीसगढ़ का भूगोल। छत्तीसगढ़ के इस भूगोल के इस पार्ट में आज एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री एंड फिशरिंग का थर्ड पार्ट है, तीसरा भाग है, वो आज हम देखने वाले हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। लेकिन उसके पहले हम बात कर लेते हैं कुछ बातें पिछले क्लास की। पिछले क्लास में क्या कुछ हुआ था वो हम 2 मिनट देख लेते हैं, फिर आज की क्लास स्टार्ट करेंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं पिछले 2 क्लास हो चुके थे, ठीक है। उनमें से जस्ट पिछला क्लास, दूसरा क्लास हमने क्या देखे थे, जो बच गया था बाकी चीज़ें हम देख रहे थे। जैसे छत्तीसगढ़ के अनुसंधान केंद्र, छत्तीसगढ़ में किस किस स्थान पर अनुसंधान केंद्र है, ठीक है, वो हम बातें कर रहे थे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, कोसा अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, बस्तर में। काजू अनुसंधान केंद्र बस्तर में। आलू अनुसंधान केंद्र मैनपाट सरगुजा में। कोसा संबंधित जिला रायगढ़, जांजगीर चांपा, बस्तर, बिलासपुर, ठीक है, और शक्ति। टोमेटो रिसर्च सेंटर मैनपाट, ठीक है। कृषि अनुसंधान केंद्र रायपुर। चावल अनुसंधान केंद्र लाभांडी रायपुर। चाय का संवर्धन क्षेत्र जसपुर, ठीक है। तो ये हम देख रहे थे। फिर हमने बातें की थी कृषि कर्मण पुरस्कार, और कृषि कर्मण पुरस्कार भारत सरकार के कृषि मंत्रालय द्वारा दिया जाता था, ठीक है। और एक कृषि से संबंधित ये पुरस्कार है, और इसमें यदि जो योजनाएं हैं, ठीक है, उनको अच्छे ढंग से चलाया जाए, साथ ही साथ अनाजों की रिकॉर्ड उत्पादन की जाए, ठीक है, तो ऐसी स्थिति में उसको कृषि कर्मण पुरस्कार दिया जाता है। कृषि कर्मण पुरस्कार की जो राशि है वो कितनी है, 5 लाख है। पहले 2 लाख हुआ, 5 करोड़ है। पहले 2 करोड़ हुआ करते थे, अब क्या हो गया है, 5 करोड़ है। छत्तीसगढ़ को अभी तक देखा जाए तो 5 बार कृषि कर्मण पुरस्कार दिया गया है। 2010 से 11 वित्तीय वर्ष में, दूसरे वित्तीय वर्ष देख सकते हैं 12 से 13, तीसरा वित्तीय वर्ष 13 से 14। इन तीनों वित्तीय वर्ष में धान के उत्पादन के लिए क्या दिया गया था, कृषि कर्मण पुरस्कार दिया गया था। 2014 से 15 वाले वित्तीय वर्ष में दलहन के लिए, और 16 से 17 वाले वित्तीय वर्ष में खाद्यान्न के लिए क्या दिया था, कृषि कर्मण पुरस्कार दिया गया था। तो ये आप याद रखेंगे। फिर हमने जैविक खेती देखी थी, जैविक खेती योजना या कृषि योजना, जिसको हम कहते हैं जैविक खेती योजना या कृषि योजना कहते हैं। ये क्या था, इसका उद्देश्य क्या था, तो जैसे कि मैंने बताया, जैविक कृषि को बढ़ावा देना। और किस प्रकार से बढ़ावा देना, कि रासायनिक संश्लेषित पदार्थ, कीटनाशक जो दवाई है, उनके स्थान पर जैविक खाद डालकर जैविक कृषि को बढ़ावा देना ही क्या कहलाता है, जैविक कृषि योजना कहलाता है। और जो छत्तीसगढ़ में अगर देखा जाए 5 पूर्ण जैविक जिले हैं जहाँ पर जैविक खेती की जाती है, जैसे कि बीजापुर है, दंतेवाड़ा है, सुकमा है, नारायणपुर और गरियाबंद। अन्य 22 जिलों के विकास खंडों में भी ये स्टार्ट किया गया है, ठीक है, विकास खंडों में स्टार्ट किया गया है, ठीक है। जो बच गए 27 जिलों के आधार पर ये जैविक खेती देखने को मिला, क्योंकि 33 जिले अभी फिलहाल है, लेकिन पहले 27 जिला था। सितंबर अक्टूबर 2022 के बाद ही क्या है, 33 जिला अस्तित्व में आया, मतलब 5 जिले अस्तित्व में आए, तो टोटल 33 जिले हो गए थे। फिर मैंने बताया 2014 में राज्य पोषित जैविक खेती मिशन स्टार्ट किया गया था, इसी के लिए, कृषि योजना के लिए, ठीक है, जैविक कृषि योजना के लिए। और 2016 में पारंपरिक कृषि योजना स्टार्ट किया गया था, ठीक है। और अभी अगर लेटेस्ट न्यूज़ देखा जाए, अभी जो आर्थिक सर्वेक्षण आया है उन्हीं के आधार पे, तो जैविक कृषि क्षेत्र की बात की जाए तो 2022-23 में 16,000 एकड़ क्षेत्र में जैविक कृषि देखने को मिलती है, जिसमें से जैविक कृषि मिशन के तहत 15,000 एकड़ क्षेत्र है, और पारंपरिक कृषि योजना के तहत 1,000 एकड़ क्षेत्र शामिल है।
फिर जैविक ब्रांड देखे थे एवं जैविक फसलें देखे थे। जैविक ब्रांड जैसे कि आप देख सकते हैं चांगरो राइस बलरामपुर में, बाजाझाल राइस सरगुजा में, मैकाल्स नेचर्स कबीरधाम, आगस्ट जैन उत्पाद मुंगेली, आरुक जैविक राजनांदगांव, रुद्र औद्योगिक ऑर्गेनिक धमतरी, पंचतत्व कोंडागांव, आदिम ब्रांड दंतेवाड़ा, बस्तर नेचर्स बस्तर में, किलो ब्रांड रायगढ़ में, शिवनाथ ऑर्गेनिक दुर्ग, रायपुर ऑर्गेनिक रायपुर में, बालौद ऑर्गेनिक बालौद में और जसपुर एग्रोफ्रेश जसपुर में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये क्या थे, पूरे जैविक ब्रांड थे। ठीक है, कुछ जैविक फसलें भी हमने देखे थे, जैसे अनाज के तौर में देखें तो दुबराज है, बासमती है, बादशाह भोग है, जीरा फूल, जवा फूल, मोतीचूर। ठीक है, अपुष्प सुगंध, तुलसी मंजरी, काली दामोद, काली गिलास, तिल कस्तूरी आदि अनाज के अंतर्गत जैविक फसलें हैं। दलहन के अंतर्गत जैविक फसलें अरहर है और अरहर का किस्म LRD4, उड़द है, उड़द का किस्म PU31, मूंग का किस्म SML 668 और कुल्थी, ये आदि क्या है दलहन। ठीक है, दलहन की क्या है जैविक फसल है। अन्य जैविक फसलें कोदो, कुटकी, रागी, सवा, कोसरा, मक्का आदि देखने को मिलेगा। फिर आदर्श मंडी की बात की थी हमने, मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला की बात की थी। आदर्श मंडी की संख्या छत्तीसगढ़ में 5 है। आप देख सकते हैं धमतरी, कवर्धा, कुरूद, मुंगेली, राजनांदगांव आदि स्थानों पर आदर्श मंडी है। मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला बनाए गए थे मिट्टियों के परीक्षण के लिए। ठीक है, 11 मंडियों में जैसे कि बेमेतरा, बालौद, राजनांदगांव, रायगढ़, रायपुर, बलौदा बाजार, महासमुंद, दुर्ग, बिलासपुर, शक्ति, रामानुजगंज, बलरामपुर का रामानुजगंज, इन 11 स्थानों पर 11 मंडियों पर मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला स्थापित किया गया था। फिर इसके अलावा 111 मिट्टी परीक्षण जो है मिनी, ठीक है, मिनी मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला स्थापित भी की गई थी अलग अलग स्थानों पर, तो वो भी याद रखिए। फल सब्जी मंडी देखे थे, कुल संख्या कितनी थी 6, रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, राजनांदगांव, पंखाचूर और रायगढ़, ये क्या है फल सब्जी मंडी। चलिए, फिर उसके बाद किसान उपभोक्ता उपमंडी प्रांगण या फिर किसान उपभोक्ता बाजार देखे थे, जिसका उद्देश्य क्या था, जो बिचौलिया है, जो मीडिएटर है, उसको खत्म करना है, उसको समाप्त करना है। ठीक है, ज़्यादा पैसा वही ले जाते थे, ज़्यादा फायदा वही उठाते थे, इसी कारण ऐसी जो है ये लाया गया था किसान उपभोक्ता बाजार। और प्रारंभ हुआ था क्रय विक्रय प्रारंभ धमतरी से 2017 में, राजनांदगांव में 2020 और 2020 में ही बेमेतरा में, जिसका लोकार्पण रायपुर में किया गया था। तो ये हम देखे थे। तो ये पिछले जो क्लास थी वहाँ का थोड़ा जो है रिवीजन हमने किया, पिछले क्लास में जो भी हुआ उसके बारे में। आज है इसका 3rd क्लास, तीसरा क्लास, और तीसरे क्लास में हम बात करेंगे अन्य बातें। ठीक है, चलिए अन्य बातें हम बात करेंगे, जैसे कि अब बातें करेंगे फसलों पर। फिर से पुनः आते हैं, फसलों का उत्पादन और रकबा हम देखेंगे। फसलों का उत्पादन 2021-22 के आधार पर, ठीक है, 2021-22 के आधार पर ये हम बात करेंगे। चलिए, तो सबसे पहले अगर हम देखें तो प्रमुख फसल जो है वो क्या है, धान है। ठीक है, इसको हम बात कर लेते हैं किस प्रकार।
प्रमुख फसलों के अंतर्गत क्षेत्र, ठीक है, कितने क्षेत्र में कितने कितने जो क्षेत्र में ये देखने को मिलता है। और ये हम देखेंगे जो है 1000 हेक्टेयर में, 1000 हेक्टेयर के आधार पर हम बातें करेंगे। और उससे अंतर्गत अगर देखें तो सबसे पहला है आपका धान, ठीक है। तो धान जो है 4348 हेक्टेयर में देखने को मिलेगा, ठीक है। क्षेत्र की बात कर रहे हैं, क्या है, अंतर्गत क्षेत्र की बात करें, इतने क्षेत्र में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, 4348। फिर अगर देखें तो चना है, ये सारी चीज़ें डेटा याद रखिए, 333, ठीक है, ये पूरे 1000 हेक्टेयर के आधार पर है ना। थर्ड अगर देखें तो तीवड़ा 173, गेहूं याद रखिए 160, मक्का, प्रमुख 5 देखेंगे क्योंकि बहुत सारे हैं, 132। आप जाके आर्थिक सर्वेक्षण देख सकते हैं, ठीक है, पूरा तो खैर नहीं बताऊंगा, आर्थिक सर्वेक्षण देखिए। और इसके आधार पर देखा जाए, ठीक है, तो कौन के धान फर्स्ट है, फिर धान के बाद चना है क्षेत्र के आधार पर, ठीक है, चना के बाद तीवड़ा है, तीवड़ा के बाद गेहूं है, और गेहूं के बाद क्या है, मक्का है, क्या है भाई, मक्का है। तो ये चीज़ें याद रखिए। ठीक है, अब बातें हैं ये अंतर्गत क्षेत्र उत्पादन की बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं, उत्पादन की बात कर लेते हैं। तो फसलों का उत्पादन, प्रमुख फसलों का उत्पादन, उत्पादन के आधार पर, ठीक है, ये भी क्या रहेगा 1000, ठीक है, मीट्रिक टन, 1000 मीट्रिक टन, ये टन में रहेगा। उत्पादन की हम बात करेंगे तो उत्पादन में जैसे कि हम जानते हैं, अभी देखिए धान, ठीक है, तो धान का उत्पादन अगर देखा जाए तो 13,238, ठीक है, 13,238 हज़ार मीट्रिक टन देखने को मिलेगा। फिर वहीं मक्का की बात करें, ठीक है, तो मक्का दूसरे नंबर पर है उत्पादन के आधार पर, ठीक है, लेकिन क्षेत्र के आधार पर मक्का कौन से अंतिम नंबर पर है, तो दोनों चीज़ें याद रखेंगे, ठीक है। फिर आप देखेंगे चना तीसरे स्थान पर है 260, लेकिन अगर क्षेत्र के हिसाब से देखें तो चना दूसरे स्थान पर है। फोर्थ गेहूं, गेहूं 203, लेकिन चौथे स्थान पर है, यहाँ पर भी चौथे स्थान है, तो ये भी याद रखिए। और पांचवा है जो है तीवड़ा, ठीक है, 104। चलिए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पर है धान, फिर आपको देखने को मिलेगा मक्का, फिर देखने को मिलेगा चना, फिर देखने को मिलेगा गेहूं, फिर देखने को मिलेगा आपको क्या है, तीवड़ा। ये सारी चीज़ें डेटा याद रखेंगे। हालांकि मैं जब आर्थिक सर्वेक्षण आएगा उसमें अलग से मैं बताऊंगा, ठीक है, लेकिन फिलहाल याद रखिए। सर्वाधिक उत्पादन, ठीक है, सर्वाधिक उत्पादन अगर हम बात करें 3 कैटेगरी में, एक तो अनाज के कैटेगरी में, एक तो हम दलहन की कैटेगरी में, ठीक है, अनाज मतलब खाद्यान्न, खाद्यान्न, अनाज या क्या है, खाद्यान्न या खाद्यान्न, अनाज या खाद्यान्न की कैटेगरी में
दलहन की कैटेगरी में और तिलहन की कैटेगरी में। तिलहन, तो इस समय अगर देखें तो अनाज के कैटेगरी में हमेशा याद रखिए धान ही आता है, खासकर धान। और मैंने कहा छत्तीसगढ़ में जो मध्य छत्तीसगढ़ में खासकर धान की खेती बहुत अधिक होती है, तो अनाज क्या है, धान। दलहन के जो है अंतर्गत सबसे ज़्यादा उत्पादन किसका होता है, इस समय हुआ है चना का। और तिलहन के अंतर्गत सबसे ज़्यादा उत्पादन देखने को मिलेगा किसका, मूंगफली का। किसका भाई, मूंगफली का। ठीक है, तो सर्वाधिक उत्पादन अनाज के आधार पर, कहने का मतलब खाद्यान्न के आधार पर, दलहन के आधार पर और तिलहन के आधार पर की याद रखेंगे। ठीक है, चलिए ठीक है बातें। चलिए अब हम बात करेंगे कुछ अन्य बातें। ये तो कुछ प्रमुख जो आपके डेटा है, कुछ अन्य बातें जैसे जीआई टैग क्या होता है। चलिए, जीआई टैग क्या होता है और छत्तीसगढ़ में कितने उत्पादों को जीआई टैग प्राप्त है, तो पहले समझ लेते हैं। देखिए जीआई टैग, पहले बात जीआई का फुल फॉर्म क्या है। जीआई का फुल फॉर्म है ग्लोबल इंडिकेशन, भौगोलिक क्या है, संकेतक, ग्लोबल इंडिकेशन। तो पहले जीआई टैग होता क्या है, देखिए जीआई टैग ऐसा टैग है जो किसी विशेष स्थान के उत्पादों को दिया जाता है। ठीक है, 1999 में एक अधिनियम लाया गया था, एक एक्ट लाया गया था कि किसी विशेष स्थान में उत्पादित वस्तु, ठीक है, चाहे वो फसल से संबंधित हो, चाहे वो कुछ जो है कुछ अलग उत्पादों से संबंधित हो, ठीक है, जैसे बुनकर वगैरह, हाथ से हस्तशिल्प से संबंधित हो, ठीक है, इनको वो दिया जाता है जीआई टैग। और क्यों दिया जाता है, उनको विशेष पहचान मिलती है। जीआई टैग का जो है फ़ायदा ये है कि उनको विशेष पहचान मिलेगी, पहली बात है। दूसरी बात है कि उनको राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार वो कर सकते हैं। ठीक है, जब विशेष पहचान मिलेगी तो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कर सकते हैं। कोई दूसरा व्यक्ति, ठीक है, कोई दूसरा व्यक्ति उस फसलों को अपने नाम से नहीं बेच सकते। फिर आप उसका लोगो भी अगर जो है आप लगा सकते हैं, आप अपना जो है ब्रांड वहाँ पर वो कर सकते हैं, स्थापित कर सकते हैं। ठीक है, तो जीआई टैग के बहुत सारे फायदे हैं और ये दिया इसलिए जाता है क्योंकि कोई बंदा, कोई बंदी या कोई राज्य, कोई देश उस वस्तु के उत्पाद को, ठीक है, अपने नाम से ना बेच सके। जैसे फॉर द एग्जांपल आप सुनते हैं, ठीक है, आगरा का पीड़ा, ठीक है, सुनते हैं ना। फिर सुनते हैं जो कोलकाता का रसगुल्ला, ठीक है, बनारस की साड़ी, बनारस का पान, सुनते हैं ना। ठीक है, ये सारे क्या है, ये सारे हैं क्या। फिर सुनते हैं आपके केरल का आम, ये वगैरह। तो ये चीज़ें क्या है, ये उस क्षेत्र में उत्पादन होता है, विशेष क्षेत्र में जो चीज़ उत्पादन होती है, ठीक है, और वो उनकी पहचान हम देश विदेश, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जाने के लिए जीआई टैग इस्तेमाल करते हैं, ताकि कोई दूसरा व्यक्ति, कोई दूसरा राज्य इसको यूज़ ना कर सके। तो ये फ़ायदा होता है। ठीक है, चलिए, पहले जीआई टैग मिला था आपको 2004 में। भारत में अगर देखा जाए तो पहला जीआई टैग मिला था 2004 में, और वो दिया गया था दार्जिलिंग के चाय को। ठीक है, तो ये याद आप रखेंगे। चलिए।
तो अब समझ लिए, अब बात करते हैं। पहली बात तो फुल फॉर्म क्या है जीआई का, तो जीआई स्टैंड फॉर ग्लोबल इंडिकेशन। क्या होता है? ग्लोबल इंडिकेशन या फिर जियोग्राफिकल इंडिकेशन, इसको बोलते हैं जियोग्राफिकल। ठीक है, जियोग्राफिकल इंडिकेशन। ठीक है, चलिए इसमें क्या होता है कि प्राकृतिक रूप से, ठीक है, जैसे कि मैंने बताया, प्राकृतिक एवं कृत्रिम रूप से, प्राकृतिक एवं कृत्रिम रूप से उत्पादित वस्तुओं को दिया जाता है, वस्तुओं को। ठीक है, इसमें सब्जी आ जाएंगे, फल फूल आ जाएंगे, ठीक है, फसल जो भी हो, वस्तु या फसल, वस्तु या फसलों को क्या किया जाता है? दिया जाता है, दिया जाता है। ठीक है, और ये कब से स्टार्ट हुआ कि 1999 के जो है अधिनियम के आधार पर, अधिनियम के आधार पर ये स्टार्ट हुआ कि भाई साहब अब विशेष स्थानों पर जो चीज़ हो रहे हैं उगेंगे, चाहे आम हो, ठीक है, चाहे बेल हो, ठीक है, चाहे कोई भी पीड़ा हो, पेठा हो, रसगुल्ला हो, जलेबी हो, फाफड़ा हो, दुनिया भर का कोई भी हो, ठीक है, वो उसी स्थान का कहलाएगा। और कोई व्यक्ति या कोई राज्य, ठीक है, अपने नाम से उसको नहीं बेच सकते या अपने नाम का टैग नहीं लगा सकता। चलिए, तो भारत में अगर देखे जाए तो भारत में प्रथम बार जो जीआई टैग दिया गया था, जीआई टैग, प्रथम बार जीआई टैग 2004 में दार्जिलिंग के चाय को दिया गया था। ये याद रखिए, दार्जिलिंग के चाय को दिया गया था। और मैंने बताया इसके फ़ायदा क्या है। फ़ायदा बहुत सारे, मैंने कहा राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय आप पहचान दिला सकते हैं, कोई दूसरा टैग लगा नहीं सकता। ठीक है, उसकी बिक्री अधिक होती है। ठीक है, अगर इसकी जीआई टैग के फ़ायदे की बात करें, ठीक है, जीआई टैग के अगर फ़ायदे गिनाए तो बहुत सारे हैं। ठीक है, पहली बात तो, ठीक है, वस्तु या फसलों को क्या मिलता है? राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिलता है। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिलता है। पहली बात है इसके फायदा। ठीक है, दूसरी बातें ये कोई दूसरा व्यक्ति या राज्य, ठीक है, अपने नाम से नहीं बेच सकते, अपने नाम से नहीं बेच सकते, पहले दूसरे। ठीक है, फिर साथ ही साथ राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिलेगा, कोई दूसरा व्यक्ति नहीं बेच सकते। फिर साथ ही साथ उनको बोल सकते हैं कीमत। ठीक है, वस्तु या फसलों की कीमत में क्या होती है? वृद्धि होती है, क्योंकि इसकी मांग बढ़ेगी, वृद्धि होती है। ठीक है, इसकी क्या होती है? इसकी वृद्धि होती है कि भाई ये इसका जो फसल है, ठीक है, मूल्य बढ़ जाता है। ठीक है, अपने नाम से कोई बेच नहीं सकता।
तो ये बहुत सारे फ़ायदा हैं। फिर आप देख सकते हैं चलिए ठीक है, चलिए कुछ देखते हैं यहाँ पर कुछ छत्तीसगढ़ की जीआई टैग उत्पाद वस्तु। छत्तीसगढ़ के हाँ, एक चीज़ और लिख सकते हैं, मैं वही सोच रहा था, कानूनी सुरक्षा प्रदान मिलता है। ठीक है, क्या मिलता है? कानूनी सुरक्षा प्रदान मिलता है, सुरक्षा प्रदान मिलता है। ठीक है, प्रदान होता है, ये इसके फायदे हैं। और हम अब बात करेंगे छत्तीसगढ़ के प्रमुख जीआई फसलें। छत्तीसगढ़ की प्रमुख जीआई, ठीक है, जियोग्राफिकल इंडिकेशन, जीआई टैग उत्पाद। उत्पाद में आपकी कृत्रिम में आ जाएगी। ठीक है, चलिए प्राकृतिक में भी आ जाएगी। कौन कौन से हैं, तो कितने मिले हैं टोटल? फिलहाल अभी देखे जाए तो इसकी संख्या कितनी है? 7 है। ठीक है, तो जैसे कि अगर आप देखते हैं, एक तो बस्तर डोगरा, ढोकरा, फिर बस्तर डोगरा लोगो, बस्तर वुडन क्राफ्ट, बस्तर वुडन क्राफ्ट, फिर बस्तर आयरन क्राफ्ट, चांपा शिल्प साड़ी, चांपा सिल्क साड़ी एवं कपड़े और कपड़े, छठा देखिए, इसको हटा देता हूं मैं अपना वीडियो, जीरा फूल, सातवां देखिए नगरी दुबराज, नगरी दुबराज। और ये आया था आपका CGPAC 2021। ठीक है, प्री CGPAC प्री 2021 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो ये आपको क्या करेंगे, याद रखेंगे। ठीक है, चीज़ें क्लियर है? तो सभी चीज़ें क्लियर है। जीआई टैग क्या है, जीआई टैग के फ़ायदे क्या है, छत्तीसगढ़ में जो है जीआई टैग कौन कौन से जो है उत्पाद है जीआई टैग के आधार पर। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे कुछ अन्य बातें फसलों से रिलेटेड। ये लगभग फसलों से रिलेटेड अन्य बातें हो गई हैं। ठीक है, ये मतलब कहने का मतलब कृषि से रिलेटेड अन्य बातें हो गई हैं और तो कुछ खास बाकी नहीं है। ठीक है, डेटा वगैरह तो बाद में।
अब बात करें कुछ बागवानी फसलें की हम बात करेंगे, ठीक है। कहने का मतलब उद्यानिकी की हम बात करेंगे। चलिए हम बात करेंगे उद्यानिकी। उद्यानिकी या हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर चलिए उद्यानिकी समझते हैं, ठीक है। उद्यानिकी उद्यान में उगाया जाना। उद्यान कहने का मतलब जैसे फल है, फूल है, सब्जी है, ये सारे किसके अंतर्गत आ जाएंगे? उद्यानिकी के अंतर्गत। ये लाया क्यों गया है भाई? ये उद्यानिकी पहले तो अच्छा चल रहा था, कृषि में धान है, मक्का है, गेहूं है, ज्वार है, बाजरा है, कोदो, कुटकी, रागी, ठीक है, मूंगफली, तिवड़ा, उड़द, राहल, ये सारे तो चल ही रहे थे। तो उद्यानिकी क्यों ऐसा? क्योंकि उद्यानिकी में ज़्यादा जोर दिया गया है, ठीक है। क्योंकि देखिए अगर देखा जाए तो जितने भी आप देखेंगे जो फसलें हैं, चाहे रबी फसल हो, खरीफ फसल हो, चाहे जायद फसल है, ठीक है, इन फसलों का उतना मूल्य नहीं है, ठीक है। इन फसलों का उतना मूल्य नहीं है और इसी कारण से वृद्धि को बढ़ाने के लिए अपने जो है, कहने का मतलब है पैसा बढ़ाने के लिए, वृद्धि बढ़ाने के लिए क्या किया गया? उद्यानिकी को बढ़ावा दिया गया। क्या किया गया? उद्यानिकी को बढ़ावा दिया गया, ठीक है। चलिए अगर बात करें उद्यानिकी के अंतर्गत कुछ कुछ पॉइंट हैं, जैसे आप राष्ट्रीय उद्यानिकी मिशन कब लाया गया था? राष्ट्रीय उद्यानिकी मिशन कब लाया गया था? ठीक है, ये लाया गया था 5 मई सन 2005 को। उद्यानिकी को बढ़ावा देने के लिए, उद्यानिकी के क्षेत्रों को बढ़ावा देने की, बागवानी फसलों को बढ़ावा देने के लिए क्या किया गया था? ठीक है, लाया गया था राष्ट्रीय उद्यानिकी मिशन 5 मई 2005 को। ठीक है, राष्ट्रीय बागवानी मिशन भी लाया गया था। राष्ट्रीय क्या है? बागवानी मिशन लाया गया था, और राष्ट्रीय बागवानी मिशन लाया गया था ये भी 2005-06 में। ठीक है, 2005-06 में देखने को मिलेगा था। चलिए नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन। ठीक है, चलिए चलिए इसके अंतर्गत क्या क्या चीजें देखने को मिलेगी? उद्यानिकी के अंतर्गत क्या क्या चीजें देखने को मिलेगी? एक तो आपको देखने को मिलेगा सब्जी, उद्यानिकी या बागवानी फसलें। अगर हम बात करें बागवानी
या उद्यानिकी फसलें। फसलें, ठीक है। तो कौन कौन से फसलें हैं, कहने का मतलब है किस कौन क्या क्या आ जाएंगे इसमें, सब्जी आ जाएंगी, ठीक है। जितने भी सब्जियां हैं वो आपको देखने को मिलेगा। साथ ही साथ आपका फल आ जाएगा। क्या आ जाएगा, फल आ जाएगा। जितने भी लगभग फल है आपके अंतर्गत, इसके अंतर्गत सब्जी हो गए हैं, फल हो गए हैं, ठीक है। मसाला हो गया है, इसके अंतर्गत पुष्प हो गया, फूल। उद्यान में क्या उगता है भाई, पुष्प उगता है ना। क्या हो गया, पुष्प, ठीक है। और क्या हो गया, पुष्प के साथ साथ आपका औषधि एवं सुगंधित फसल। क्या है, औषधि एवं सुगंधित फसल। सुगंधित फसल ये आ जाएंगे, ठीक है। अब देखिए ये फसलें जो हैं, अगर इसमें अगर डेटा आप याद रखें, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो रकबा होता है, रकबा कहने का मतलब कितने क्षेत्र में जो है ये फसल उत्पादन हुआ, कितने क्षेत्र में, ठीक है। और उत्पादन, ठीक है। तो वो हम देखेंगे रकबा। और हम अगर बात करें तो उद्यानिकी, यहीं पर लिख देता हूँ, उद्यानिकी फसलों की रकबों या रकबा एवं उत्पादन रकबा एवं उत्पादन के आधार पर इसके क्रम क्या होंगे। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि के आधार पर क्रम क्या होंगे, ठीक है। उद्यानिकी फसलों के रकबा कहने का मतलब कितने क्षेत्र में जो है उद्यानिकी या बागवानी फसलें लगाई जाती हैं, वो रकबा हो गया। उत्पादन, उस क्षेत्र में उस जो फसल की कितनी उत्पादन होती है, उसके आधार पर क्या किया गया है, क्रम बनाया गया है, क्रम जो है देखने को मिलेगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपका सब्जी का रकबा भी अधिक है और उत्पादन भी अधिक है, ठीक है। फल, उसके बाद दूसरे नंबर पर फल का रकबा भी अधिक है, उत्पादन भी अधिक है। मसाला का रकबा भी अधिक है, उत्पादन भी अधिक है। फिर पुष्प का रकबा भी अधिक है, उत्पादन भी अधिक है। उसके बाद हम बात करेंगे औषधि, ठीक है। क्या है, औषधि एवं सुगंधित फसल, ठीक है। तो ये चीजें आप याद रखिए। तो दोनों के आधार पर, रकबा के आधार पर और उत्पादन के आधार पर, ठीक है, ये क्या चीज़ है, ये क्रम है। और ये डेटा जो है याद रखिए, ये जो डेटा है, ठीक है, ये जो डाटा है ये 2022-23 का है भाई, ठीक है। ये जो डाटा है ये कब का है, 2022-23 का। तो कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, आया है, तो वो ध्यान में रखिएगा, याद रखिएगा। चलिए ये हो गए बातें, बागवानी फसलों से संबंधित बातें हो गई।
इससे संबंधित क्या देखने को मिलेगा, कुछ योजनाएं हैं, उद्यानिकी से संबंधित योजनाएं हैं, ठीक है, वो हम देख लेते हैं। उद्यानिकी से संबंधित क्या है भाई, योजनाएं हैं। उद्यानिकी के संबंधित क्या क्या योजनाएं हैं, एक तो आपका देखने को मिलेगा कम्युनिटी फेसिंग योजना, ठीक है, कम्युनिटी फेसिंग योजना। चलिए इसके बारे में हम देखते हैं योजना क्या है। देखिए इस योजना किस वर्ष में शुरू किया गया था, शुरुआत कब हुई थी इस योजना की, तो इस योजना की शुरुआत 2016-17 में किया गया था। कब किया गया था, 2016-17 में। और जिसका उद्देश्य क्या था, उद्देश्य था कि बागवानी फसलें या उद्यानिकी फसलों को बढ़ावा देना। क्या करना, उद्यानिकी फसलों को क्या करना भाई, बढ़ावा देना, इनका मूल्य उद्देश्य था, ये याद रखेंगे। चलिए इस योजना के तहत देखिए जो वर्ष है, वित्तीय वर्ष 2020-21 में क्या कहा गया था, 2020-21 में एक क्षेत्र निर्धारित किया गया था। कितना क्षेत्र, 954.34 हेक्टेयर। इतने क्षेत्र में आप उद्यानिकी हम लगाएंगे, ठीक है। उद्यानिकी मतलब सब्जी है, फल है, फूल है, सुगंधित जो फसलें हैं, मसाला है, इतने क्षेत्रों में हम क्या करेंगे, 954.34 हेक्टेयर क्षेत्रों में हम लगाएंगे क्या है, उद्यानिकी, ठीक है। और इसका रिजल्ट क्या है भाई, इसका रिजल्ट क्या निकला, और रिजल्ट दिखा कब, 2021 में, ठीक है। कब, नवंबर 2021 तक, नवंबर 2021 तक कुल 429.90 हेक्टेयर जमीन पर, क्षेत्रफल उद्यानिकी लगाए जा चुके हैं, ठीक है। तो 2020-21 में किया गया था, वित्तीय वर्ष मतलब मार्च के आसपास से किया गया, ठीक है, मार्च अप्रैल। फिर नवंबर 2021 में ये रिजल्ट आया, कहने का मतलब ये बोल सकते हैं, ठीक है, ये आया कि 429.90 हेक्टेयर पर उद्यानिकी फसल उगाए गए हैं, उगा चुके हैं, ठीक है। तो ये किसके लिए था, ये कम्युनिटी फेसिंग योजना उद्यानिकी से संबंधित योजना है, और ये उद्यानिकों को बढ़ावा देने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा उद्यान लगाने के लिए, उद्यान की फसलों को लगाने के लिए क्या किया गया था, योजना लाया गया था, ठीक है। चलिए एक और योजना है जिसको हम कहते हैं एकीकृत बागवानी मिशन कार्यक्रम। क्या है, एकीकृत बागवानी मिशन कार्यक्रम। देखिए इसकी बातें करें तो ये भी आपसे पूछा गया था भाई, ठीक है, ये भी CGPSC में पूछा गया था, ये भी याद रखिए, CGPSC। और CGPSC का जो है ADP एग्ज़ाम हुआ था, ठीक है, 2019 में, तो यहाँ ये क्वेश्चन ये पूछा गया था, ये याद रखिए, ठीक है। एकीकृत जो है मिशन कार्यक्रम, ये भी CGPSC 2017 में पूछा गया था, ये भी क्या है,
CGPSC, ठीक है, 2017 में। चलिए, एकीकृत बागवानी मिशन कार्यक्रम क्या है, ठीक है, ये प्रारंभ कब हुआ था वो याद रखिए, ठीक है, प्रारंभ या शुरुआत कब किया गया था, प्रारंभ कब किया गया था, ठीक है, तो 5 मई 2005 को, ठीक है। चलिए, इसमें कुल शामिल जिले, इस योजना में कुल जिले कितने शामिल हुए थे, कुल जिलों की संख्या कितनी थी, 19 जिले शामिल थे। कितने जिले शामिल थे भाई, 19 जिले शामिल थे, ठीक है। चलिए, अन्य योजना या कार्यक्रम भी है, अन्य योजना या कार्यक्रम स्टार्ट किया गया था, ठीक है, इस बागवानी फसल को बढ़ावा देने के अन्य स्थानों पर उगाए गए थे। जैसे कि अगर देखिए, रोपण अधिसंरचना विकास, ठीक है, ये रोपण अधिसंरचना का विकास, ये विकास योजना लाया गया था, ठीक है। और इस योजना को आपके हाईटेक नर्सरी में देखने को मिलेगा, हाईटेक नर्सरी, ये योजना आपको देखने को मिलेगा लघु नर्सरी में। कहाँ पर, लघु नर्सरी में, ठीक है। ये योजना आपको देखने को मिलेगा नर्सरी अवसंरचना का विकास हेतु, विकास, ये योजना आपको देखने को मिलेगा सब्जी एवं मसाला बीजों को उत्पादन हेतु, सब्जी एवं मसाला बीजों को उत्पादन। वीडियो को हटा देता हूँ मेरा। फिर ये दूसरे नंबर पर हम बातें करें तो फलोद्यान का विकास, फलों का विकास कहने का मतलब फलोद्यान, फल के उद्यान, फलोद्यान का मतलब है फल के उद्यान, फलोद्यान का विकास। फिर बात करें पुष्प का विकास, पुष्पोद्यान बोल सकते हैं, ठीक है, पुष्प विकास योजना, पुष्प विकास के लिए पुष्प विकास योजना लाया गया था अन्य योजनाओं में। सब्जी क्षेत्र योजना, सब्जी के लिए सब्जी क्षेत्र योजना, क्षेत्र योजना, काजू क्षेत्र योजना या काजू क्षेत्र विस्तार, काजू क्षेत्र विस्तार। मसाला के लिए लाया गया था, मसाला के लिए लाया गया था, आपकी औषधि के लिए लाया गया था, औषधि, आपके सुगंधित फसल के लिए लाया गया था, सुगंधित फसल के लिए लाया गया था, तो आदि के लिए आपको देखने को मिलेगा अन्य कार्यक्रम, ठीक है। तो एकीकृत बागवानी मिशन कार्यक्रम, फिर अन्य कार्यक्रम, फिर कम्युनिटी फेसिंग योजना आदि, ये किसकी है, बागवानी फसल को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है। जो डेटा होंगी जो 22-23 का वो हम बात करेंगे इकोनॉमिक सर्वे में कि उद्यानिकी फसल का कितना रकबा, कितना हेक्टेयर रकबा उत्पादन हुआ, कितना हेक्टेयर जो इसका रकबा है कितना उत्पादन हुआ, कितना औसत उत्पादन हुआ, कितना मीट्रिक टन, आदि आदि हम बात करेंगे अलग से, ठीक है, जब हम इकोनॉमिक सर्वे देखेंगे। तो फिलहाल अभी ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। उद्यानिकी हो गया, उद्यानिकी के बाद हम बढ़ेंगे नेक्स्ट किस पर, पशुपालन पर। कहाँ पर जाएंगे भाई, उद्यानिकी के बाद हम देखेंगे नेक्स्ट है हमारा बच गया, एक तो पशुपालन बच गया, ठीक है, मत्स्य पालन बच गए, और उसके बाद
कृषि और कृषि संबंधित जो भी योजनाएं हैं सरकार की तरफ से वो बच जाते हैं। ठीक है, तो 2 क्लास और लगेगा इसके बाद, इसके बावजूद 1 से 2 तीसरा क्लास है, चौथा पाँचवा, 5 क्लास में आपका शायद ख़त्म हो जाएगा। तो हम बात करेंगे पशुपालन। या जिसे हम बोल सकते हैं एनिमल हस्बेंड्री। ठीक है, तो नेक्स्ट हम बात करेंगे पशुपालन, लेकिन उसके लिए थोड़ा रुकना होगा। 2 मिनट का ब्रेक चाहिए, 2 मिनट के ब्रेक के बाद आते हैं, फिर पशुपालन देखते हैं। ठीक है, चलिए।
चलिए फिर से वेलकम है, फिर से स्वागत है आप सभी का। ब्रेक के बाद हम बात करेंगे पशुपालन की, एनिमल हस्बेंड्री। देखिए समझते हैं पशुपालन, देखेंगे डेटा वगैरह देखेंगे, अन्य बातें करेंगे, कुछ प्रमुख तथ्य बातें करेंगे, लेकिन समझिए कि पशुपालन क्यों जरूरी है। ठीक है, देखिए छत्तीसगढ़ में अगर देखा जाए तो विभिन्न प्रकार के पशु हैं, ठीक है, जिनका पशुपालन की जाती है। गाय है, बैल है, भैंस है, बकरी है, ठीक है, भेड़ है, कुकुड़ है आदि है। इनसे बहुत सारे फायदे मिलते हैं। इनसे दूध मिल जाता है, अंडा मिल जाता है, ठीक है, मांस मिल जाता है, ऊन मिल जाता है। फिर साथ ही साथ यातायात के साधन में ये भी कारगर साबित होते हैं। जहाँ आप क्रॉप्स लगाए हैं, फसल लगाए हैं, ठीक है, तो पहले अब तो खैर चलिए ट्रैक्टर हो गया, थ्रेशर हो गया, अलग चीज जो है मशीन आ गई है। पहले ऐसा नहीं होता, तो बैलगाड़ी से ले जाते थे, ठीक है, और बैलों से ही उसकी जो है क्रॉप्स की मिंजाई वगैरह करते थे। तो बहुत ज़्यादा यहाँ पर जो सहायता हेल्प करते थे पशु, ठीक है। अब खैर आवाजाही में, यातायात में तो हालांकि कम हो गया, लेकिन मांस है, दूध है, अंडा है, ठीक है, आदि में और, ठीक है, ये क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। तो पशुपालन जरूरी है और आजीविका का साधन भी है। किसको, छत्तीसगढ़ के जितने किसान हैं, छत्तीसगढ़ के लोगों हैं, यह आजीविका के साधन भी हैं। यहाँ पर दूध बेचते हैं, ठीक है, अंडा बेचते हैं इनसे, तो ये आजीविका का साधन है, रोजगार के साधन भी जो है दिलाता है। तो ये प्रमुख इनके क्या है, जो है बोल सकते हैं ये फायदे हैं। चलिए, तो पशुपालन क्या है, क्यों जरूरी, हम देख चुके हैं। अब बातें करेंगे कुछ प्रमुख तथ्य, ठीक है। चलिए, जैसे फैक्ट में आते हैं पूरा हम, पशु संगणक, ठीक है। देखिए पशुपालन में यहाँ क्वेश्चन क्या पूछा जाता है आपसे, ये पूछा नहीं जाएगा कि, हाँ चलिए, यहाँ क्वेश्चन कहाँ से आते हैं। एक तो पशु संगणक से क्वेश्चन आते हैं। 20वीं पशु संगणना हुई थी, संगणना, और ये हुआ था 2019 में, ठीक है, और 19वां हुआ था 2007 में। तो कभी 7 का डेटा पहले पूछा जाता था, अब जो पूछा जाएगा मेरे ख्याल से तो 2019 का ही डेटा पूछा जाएगा, जो 20वीं पशु संगणना हुई थी 2019 में। इसके आधार पर हमारे छत्तीसगढ़ में, हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश में किसकी कितनी संख्या है वो आपको देखने को मिलती है। तो सबसे पहले अगर हम देखें गौवंशी, ठीक है, गाय वगैरह हो गए, ठीक है, गाय उनके बच्चे, तो हम अगर बात करें तो क्या है, गौवंशी। गौवंशी की जो संख्या है वो 32.99 लाख, ठीक है, 32.99 लाख क्या है, गौवंशी की संख्या है, ठीक है, ये याद रखिए। फिर याद रखेंगे आप भैंसवंशी, क्या है, भैंसवंशी 36.61 लाख। फिर आप याद रखेंगे बकरियां, इसकी जो संख्या है वो 40.05 लाख, ठीक है। चलिए, फिर आपको देखने को मिलेगा सुकरों की जो संख्या है 5.9
7 लाख। फिर आपको देखने को मिलेगा कुक्कुट, ठीक है, कुक्कुट एवं बतख। इनकी जो संख्या है 187.12 लाख, दोनों मिला के ना, दोनों मिला के कुक्कुट और बतख दोनों मिला के इतना है, ठीक है। चलिए, तो ये पशु जो विश्व पशु संगणना, ये याद रखिए, ठीक है, चीज़ों को। कुल टोटल अगर देखा जाए, कुल टोटल अगर देखा जाए तो कुल पशुधन, कुल पशुधन की जो संख्या है वो 1.59 करोड़ है। कितने हैं भाई? 1.59 करोड़। लेकिन 2007 के आधार पर अगर देखा जाए तो 1.50 करोड़ था। कितना था? 1.50 करोड़ था, ठीक है। तो ये आपको फिलहाल तो याद नहीं रखनी, दो डेटा आपको ये काफ़ी है, ठीक है। आएगा तो क्वेश्चन यहीं से आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए, तो कुल पशुधन 1.59 करोड़, ठीक है, जिसमें से ये देखिए, ये डेटा पूछा जाता है भाई, क्या किया जाता है, ये डेटा पूछा जाता है। चलिए, – 2023 में एक और चीज़ यहाँ पर हम देख सकते हैं, मैं अपना वीडियो हटा देता हूँ, ठीक है, यहाँ कुछ लिखना भी ज़रूरी है। चलिए, जीएसडीपी में भागीदारी, ठीक है, 2022-23 का ये डेटा है, ठीक है। जीएसडीपी में भागीदारी पशुधन का, ठीक है, $4,50,632, ठीक है। ये इसको अच्छे से लिख लेता हूँ, 4,50,632। तो ये डेटा आपको याद रखिए, लाख, ठीक है। और परसेंटेज में देखें तो 1.65%, ठीक है, 1.65% क्या है, अगर परसेंटेज में देखिए तो 1.6% है, जीएसडीपी में आपको देखने को मिलती है, ठीक है। और ये क्या है? स्थिर भाव पर, ठीक है, क्या है? स्थिर भाव पर, स्थिर भाव पर, ठीक है। देखिए, आपको ये मैं पढ़ाऊंगा भाई, फिर आपको अगर डाउट लगे तो यहाँ पर मैं पढ़ाऊंगा जीएसडीपी, ठीक है, क्या है? जीएसडीपी, जीडीपी होता है जीएसडीपी, ठीक है। राज्य, देखिए, सकल घरेलू उत्पाद होता है, ठीक है। थोड़ा से बता देता हूँ आप लोगों को, एक तो सकल घरेलू उत्पाद होता है और एक होता है आपका राज्य जो है सकल घरेलू उत्पाद, ठीक है। तो जीएसडीपी मतलब जो है राज्य का है, हमारे छत्तीसगढ़ का, ठीक है, छत्तीसगढ़ या फिर जो भी है राज्य का है, और जीडीपी कहने के लिए भारत का है। पहली बात तो ये होता क्या है, चाहे जीएसडीपी हो या जीडीपी हो, जीएसडीपी सकल घरेलू उत्पाद या जीडीपी जो भी है, देखिए, किसी भी क्षेत्र है, कोई क्षेत्र है, उच्च क्षेत्र में, क्षेत्र कहने का मतलब कोई राज्य है या भारत है। अगर हम छत्तीसगढ़ राज्य के पर्पज से हम बात करें तो छत्तीसगढ़ राज्य के चारों तरफ जो बाउंड्री है, ठीक है, उन चारों तरफ जो बाउंड्री है, उस बाउंड्री के अंदर
ठीक है, उस बाउंड्री के अंदर जितनी उत्पादन हो रहा है, जितना पैसा जो है वो कंपनी कमा रही, कोई फैक्ट्री कमा रही है, ठीक है, उनमें उत्पादन हो रहा है, ठीक है, चाहे कोई भी निर्माण हो रहा है, किसी वस्तु का प्रोडक्ट का कोई भी उत्पादन हो रहा है, जो भी, उन सभी को हम सभी को कैलकुलेट करें, उन सभी का जो है टोटल मौद्रिक मूल्य निकालें, ठीक है, तो हम कहते हैं उसको जीएसडीपी, ठीक है, कि छत्तीसगढ़ के जो है अंदर जितने उत्पादन हो रहे हैं, तो अंतिम उत्पादन के जो मौद्रिक मूल्य है, टोटल मौद्रिक मूल्य, ठीक, उसके मूल्य निकालेंगे, ठीक है, कि मान के चलिए अगर ये पेन है, ठीक है, ये पेन है और इस पेन का जो है कितना लागत लग रहा है, पेन के जो है बनाने में कितनी बिक्री हो रहा है, कितना पेन बिका हुआ है, ठीक है, ये सभी को, पेन के अलावा और बहुत सारे प्रोडक्ट है, बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है, उन ये सभी को हम जोड़ देंगे और जोड़ने के बाद जो लास्ट में जो एक वित्तीय वर्ष में हम बात करते हैं, एक वित्तीय वर्ष में, ठीक है, किसी क्षेत्र की भौगोलिक सीमा के अंतर्गत वस्तु या सेवाओं के पूरे मौद्रिक मूल्य को हम क्या कहते हैं, जीएसडीपी कहते हैं एक लाइन में, ठीक है, या जीडीपी कहते हैं। इसमें क्या क्या ऐड होंगे, ठीक है, और क्या क्या नहीं ऐड होंगे। ऐड होता है आपका, अगर छत्तीसगढ़ में कोई बाहर से व्यक्ति आया है, ठीक है, चाहे वो मान के चलिए महाराष्ट्र का कोई व्यक्ति है, काम करने के लिए भाई साहब यहाँ आ गया है, ठीक है, या कोई झारखंड का व्यक्ति, बिहार वगैरह के लोग वो आते ही रहते हैं, ठीक है, बिहार के या झारखंड के आके यही काम धंधा कर रहे हैं, ठीक है, तो उनकी जो वैल्यू है, उनकी पैसों की वैल्यू, उनको ऐड करेंगे तो वो किसके अंतर्गत आएंगे, छत्तीसगढ़ के अंतर्गत आएंगे, ठीक है। लेकिन छत्तीसगढ़ का कोई व्यक्ति अगर बाहर झारखंड में या बिहार में या महाराष्ट्र में, कोलकाता में, कहीं भी किसी राज्य में वो कार्य कर रहा है, तो वो छत्तीसगढ़ के जीटी में ऐड नहीं होगा कि वो भाई साहब वो छत्तीसगढ़ का व्यक्ति है, वो जाके वहाँ कार्य कर रहा है, तो उसमें ये ऐड नहीं होगा, ठीक है। जीएसडीपी दो तरीके से इसको काउंट करते हैं, एक करते हैं स्थिर मूल्य पर और दूसरा करते हैं प्रचलित मूल्य पर। अभी देखिए मैं ऐसे ही बता रहा हूँ, कहने का मतलब जो रैंडमली बताना, क्योंकि मुझे बताना था थोड़ा से, क्योंकि ये आ गए हैं वर्ड। मैं बताऊंगा आपको जब आर्थिक सर्वेक्षण देखेंगे, सब सारी बातें हम करेंगे जब आर्थिक सर्वेक्षण देखेंगे क्या है जीडीपी, ठीक है। तो मैं थोड़ा और बता देता हूँ, इसलिए लिख नहीं रहा हूँ, ठीक है, इसलिए मैं अपना हाथ, ठीक है, खड़ा कर दिया हूँ, लिख नहीं रहा हूँ भाई, ठीक है। मैं आर्थिक सर्वेक्षण में बातें करूँगा। एक होता है स्थिर मूल्य पर और एक होता है प्रचलित मूल्य पर, प्रचलित मूल्य या जो बाजार भाव पर, और एक होता है स्थिर मूल्य पर। स्थिर मूल्य क्या होता है, प्रचलित मूल्य क्या होता है। स्थिर मूल्य कहने का मतलब है कि वो फिक्स है, एक पैमाना मान लेते हैं, ठीक है, एक जो है बोल सकते हैं एक आधार वर्ष मानते हैं, जैसे 11-12 आधार वर्ष मानते हैं। आप सुने होंगे स्थिर मूल्य आधार वर्ष 2011 करके, ठीक है। तो उस 2011 में मान के चलिए पेन है, इसी पर हम चलते हैं। इस पेन की वैल्यू मान के चल 2011 में 50 रुपये हो गए 2011 में, लेकिन वो 2023 में इसी पेन की मूल्य अगर कितनी है, इसी पेन की मूल्य वो 100 रुपये हो गए। तो उसका मतलब जितना परसेंट बढ़ रहा है, कितना परसेंट बढ़ रहा है, उसी के आधार पर हम निकालते हैं। तो बाजार मूल्य के आधार पर और स्थिर मूल्य पर। तो स्थिर मूल्य के आधार पर हम गणना करते हैं किसी जीडीपी को, जीएसडीपी को, और बाजार मूल्य के आधार पर, ठीक है। तो मैंने क्या कहा, जैसे आधार वर्ष 2011 माना, तो स्थिर मूल्य पर इसकी वैल्यू अगर 50 रुपये है और अभी की स्थिति उसकी वैल्यू कितनी है, 100 रुपये है, तो उसके आधार पर हम उसको काउंट करते हैं और उसके डिफ्रेंशिएट देखते हैं, उसमें परसेंट कितना जो है वृद्धि हुआ है, विकास दर कितना हुआ, ठीक है, कब विकास दर में कमी आई नहीं आई वगैरह वगैरह हम देखते हैं, ठीक है। आपको पता चलता है कि जीडीपी हाई हो गया, बढ़ गया, तो भाई साहब जीडीपी बढ़ गया, इसका मतलब महंगाई भी बढ़ जाता है, ठीक है। अगर ये अभी अगर मान के चल 2011 में अगर ये 50 रुपये है, तो अभी इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू 100 रुपये है, और वैसी काउंट कर करके हमारे जीडीपी तो बहुत बढ़ गया छत्तीसगढ़ का। तो हम सोचते हैं भाई छत्तीसगढ़ उन्नति कर रहा है, सही बात है, लेकिन जो आम आदमी तो घाटा हो रहा है। अरे भाई ये 50 रुपये पहले मिलता था, 100 रुपये मिल रहा है, तो हमें तो घाटा हो रहा है, महंगाई तो बढ़ गया है ना। हालांकि उसकी वैल्यू दोगुनी हो गई है, 50 से डबल हो गया, 100 हो गया, तो दोगुनी हो गई है, तो दोगुनी हमें पे करना पड़ रहा है, ठीक है। छत्तीसगढ़ को तो फायदा, कहने का जीडीपी में तो फायदा, जीडीपी में वृद्धि है, विकास दर में वृद्धि है, लेकिन हमें तो ज़्यादा पे करना पड़ रहा है ना।
तो यही है, कुछ नहीं है। आगे जब हम पढ़ेंगे, हम बातें करेंगे तो वो पूरा पता चल जाएगा। जब आर्थिक सर्वेक्षण, देखिए मैं बार बार बोल रहा हूँ आर्थिक सर्वेक्षण का अलग जो एक हम सेशन लाएंगे वो चलेगा, पूरा ख़त्म करेंगे, ठीक है। आर्थिक समीक्षा, फिर आपका जनसंख्या, फिर ये सारी चीज़ें पूरा हम करेंगे, एक एक क्लास में हम चलेंगे पूरा, ठीक है। 2022-23 का आर्थिक सर्वेक्षण देखेंगे, ठीक है। तो फिलहाल ये समझिए, तो बस इतना समझिए भी जीडीपी के आधार पर इसकी जो वैल्यू है इतनी है, 4,50,632, ठीक है, 1.67 स्थिर भाव पर, स्थिर मूल्य पर 2022-23 के स्थिर मूल्य पर, ठीक है। चलिए ये हो गए, कुछ और बाकी है, कुछ और जैसे कि कुछ संबंधित हम इसके फैक्ट देख लेते हैं, जैसे कि कुछ राज्य पशु पालन विकास निगम वगैरह वगैरह जो है फैक्ट, महत्वपूर्ण तथ्य क्या है, महत्वपूर्ण तथ्य हम देख लेते हैं। चलिए जैसे कि अगर हम बात करें, राज्य पशुपालन एवं विकास निगम की स्थापना कब हुई थी, ये याद रखिए, राज्य पशुपालन एवं विकास निगम, ये हुआ था रायपुर सन 1982 में। कब हुआ था, 1982। दुग्ध प्रौद्योगिकी महाविद्यालय कहाँ है, महत्वपूर्ण तथ्य में हम देखेंगे, दुग्ध प्रौद्योगिकी महाविद्यालय, ये भी है आपका रायपुर में। तो कुछ फैक्ट जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। फिर अगर तीसरा देखें, राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ की स्थापना कब और कहाँ हुई थी, राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ, इसकी स्थापना आपके रायपुर में इसी समय सन 1983, ठीक है, देवभोग में, ठीक है, 2011 में ये देखने को मिलेगा, देवभोग 2011 में। फिर अगर चौथा इंपॉर्टेंट चीज़ें देखें तो पशु चिकित्सा महाविद्यालय, पशु चिकित्सा महाविद्यालय, ये आपको कहाँ देखने को मिलेगा, अंजोरा दुर्ग, जिसकी स्थापना आपको देखने को मिलेगा 1984, ठीक है। कामधेनु विश्वविद्यालय, कामधेनु विश्वविद्यालय, कामधेनु विश्वविद्यालय अंजोरा दुर्ग में है, अंजोरा दुर्ग, और ये कब हुआ था, 2012 में। फिर आपको देखने को मिलेगा छत्तीसगढ़ राज्य पशुधन एवं विकास अधिकरण, छत्तीसगढ़ राज्य पशुधन एवं
विकास अधिकरण, ये रायपुर में आपको देखने को मिलेगा और ये 2001 में, कब 2001 में। ठीक है, कुछ कुछ और अन्य बातें हैं, जैसे कि हम बातें करें तो शुकर प्रजनन क्षेत्र, शुकर प्रजनन क्षेत्र कहाँ कहाँ पर है। एक तो आपको देखने को मिलेगा सकालो, सकालो कहाँ पर, सूरजपुर। एक तो आपको देखने को मिलेगा परचपाल, परचपाल ये जगदलपुर। फिर आपको देखने कुनकुनी, कुनकुनी, कुनकुरी जसपुर। चलिए, बकरी प्रजनन क्षेत्र अगर हम बात करें, बकरी प्रजनन क्षेत्र कहाँ कहाँ पर स्थित है, तो आपको देखने को मिलेगा ये पकरिया पेंड्रा, पकरिया पेंड्रा में। ठीक है, कहाँ पर, पेंड्रा। फिर आपको देखने को मिलेगा सरोरा रायपुर में, रामपुर कवर्धा में, रामपुर कवर्धा में आपको पशु प्रजनन केंद्र, ये 8वें नंबर की। फिर 9वें नंबर की बात करें तो पशु प्रजनन केंद्र, एक तो सरकंडा बिलासपुर, कहाँ है, सरकंडा बिलासपुर। एक तो पकरिया पेंड्रा, एक तो चंद्रखुरी रायपुर से, आप देखिए चंद्रखुरी रायपुर, अंजोरा दुर्ग, ABCD, अंजोरा दुर्ग, ये आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए, तो ये चीजें हैं। इससे संबंधित कुछ अन्य बातें, कुछ संस्थाएं हैं, जैसे पशु स्वास्थ्य एवं संस्थाएं। ठीक है, पशु स्वास्थ्य, पशु स्वास्थ्य रक्षा हेतु संस्थाएं। ठीक है, इनकी रक्षा के लिए कुछ संस्थाएं, कुछ देखने को मिलेगा, जैसे कि पशु चिकित्सालय, पशु चिकित्सालय जिसकी संख्या 341 है। पशु औषधालय, पशु औषधालय जहाँ से औषधि प्राप्त करेंगे, औषधालय जिसकी संख्या 829 है।
पशु रोग अनुसंधान प्रयोगशाला, पशु रोग अनुसंधान प्रयोगशाला, जिसकी संख्या 16 है। फिर देखिए चलित पशु चिकित्सा इकाई, चलित पशु चिकित्सा इकाई, जिसकी संख्या 27 है। फिर बात करें कृत्रिम गर्भाधान केंद्र, ठीक है, कृत्रिम गर्भाधान केंद्र, इनकी संख्या 22 है। मुख्य ग्राम खंड, जिसकी संख्या 99 है, ठीक है। मुख्य ग्राम उपखंड, मुख्य ग्राम उपखंड, जिसकी संख्या 341 है। मोटरसाइकिल यूनिट, इसके लिए मोटरसाइकिल यूनिट, इसकी संख्या 10 है। एम्बुलेटरी क्लिनिक, एम्बुलेटरी क्लिनिक, जिसकी संख्या 20 है। पशु जांच चौकियां, पशु जांच चौकियां, जिसकी संख्या कितनी है? 16 है, ठीक है। चलिए ठीक है। चलिए तो ये लगभग आपका पशु हो चुका है। हम बात करेंगे मत्स्य पालन, बात करेंगे फिर जितने भी आपका जो है पुरस्कार, कहने का मतलब योजनाएं हैं, पुरस्कार बोलता हूँ योजना, ठीक है। जैसे योजना के अंतर्गत बहुत सारी योजना आप कृषि से संबंधित देख पाएंगे, ठीक है। किसान समृद्धि योजना, सूक्ष्म सिंचाई योजना, सामग्री योजना, चिराग योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, सूरज धारा योजना, किसान समृद्धि योजना, सौर सूर्यजला योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, किसान मितान योजना, बीमा योजना, स्वराज ग्राम योजना, कृषक जीवन ज्योति योजना, राष्ट्रीय कृषि बाजार योजना, ठीक है। अगति बीज संवर्धन योजना, किसान कॉल सेंटर, किसान शॉपिंग मॉल, नीली क्रांति योजना, राजीव गांधी किसान न्याय योजना, गोधन न्याय योजना, मधुर गुड़ योजना वगैरह वगैरह, कृषि और समृद्धि से लगभग 15 से 20, ठीक है, लगभग 20 योजनाओं की बातें हम करेंगे अन्य जो नेक्स्ट क्लास में। तो नेक्स्ट क्लास में बच गया क्या? आपका पशु तो हो गया, आपका बच गया मत्स्य पालन। मत्स्य पालन देख लेंगे, थोड़ा 10 मिनट का है, वो 10 मिनट मत्स्य पालन खत्म हो जाएगा। उसके बाद पूरे योजनाओं पर चलेंगे। तो मेरे ख्याल से योजनाएं पूरा देखने के लिए आपको लगेगा 2 दिन, ठीक है। पूरा कृषि और कृषि से संबंधित जो उत्पाद होंगे उन सभी योजनाओं को इकट्ठे हम क्या करेंगे, बातें करेंगे, ठीक है। चलिए तो आज की क्लास को हम यहीं पर रखेंगे भाई, ठीक है, क्योंकि हमारे क्लास का समय हो गया है, ठीक है। तो आज की क्लास को हम यहीं पर रखेंगे। नेक्स्ट क्लास में पूरी योजना पर हम चर्चा करेंगे। चलिए तो थैंक यू गाइस, थैंक यू क्लास, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। और नेक्स्ट टाइम हम सारी चीज़ों को, सारी योजनाओं पर हम चर्चा करेंगे। चलिए धन्यवाद गाइस, धन्यवाद क्लास, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम।